Any doubt in Newton's first law? Sir. हाँ जी, Sir, no doubt. बाकी बच्चे भी प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। अर्नब, ध्रुवम, अर्गुन, No doubt, sir. सो अभी हम मूव कर रहे हैं सेकंड लॉ के ऊपर। सेकंड लॉ को करने से पहले इसमें थोड़ा सा मैं एक नई चीज आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगा, दैट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम का मतलब क्या होता है? बच्चे बड़े लेट जो हैं। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। याद रखना इस डेफिनेशन को। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं p के साथ, और इसकी वैल्यू होती है m into v, where m is mass and v is velocity। और इसके यूनिट्स होते हैं, मास के लिए हमारे पास किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। सो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम का मतलब क्या है कि कोई भी मूविंग पार्टिकल जो है उसका एक पर्टिकुलर मास होगा, तो उस मास ने कितनी वेलोसिटी को अटेन किया हुआ है। द वेलोसिटी अटेन by the mass is known as momentum. The velocity attained by the mass is known as momentum. प्लीज नोट कर लीजिए इसकी डेफिनेशन को। इसके ऊपर आपको ज्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कैलकुलेट momentum of a body of mass 500 kg moving with velocity 24 मीटर पर सेकेंड। तो आपने वहां पे क्या करना है, P इज इक्वल टू M क्रॉस V। M है हमारे पास 500 इंटू V 24। तो यहाँ से आपके पास फाइनल वैल्यू है 12,000। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो ये हमारे पास वैल्यू है मोमेंटम की। मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी जिसका मास है 500 kg और जो मूव कर रही है विद द वेलोसिटी 24 मीटर पर सेकेंड। हाँ जी गौरीश। सर सपोज कोई ऑब्जेक्ट का मास नहीं, फॉर एग्जांपल लाइट, तो उसके क्या फिर किसका? सर जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका मास नहीं, फॉर एग्जांपल लाइट, उसका तो मास उसका क्या है मोमेंटम जीरो होगा। गौरीश? उसका मास नहीं मास होता क्या ना है? लाइट का। लाइट का? यस सर। लाइट का कोई मास नहीं होता। सर तभी तो उतनी स्पीड पकड़ पाता है। अगर मास नहीं होगा तो स्पीड कैसे होगी उसकी? लाइट का कोई मास नहीं होता। वेरी, आज तक मैंने, इतने साल हो गए, मैंने ये पहली बार सुना कि मास जीरो भी हो सकता है। बता मुझे, तूने कहाँ पे पढ़ा कि लाइट का मास नहीं होता?
सर गूगल पे पढ़ा था थोड़ा सा। चल मैं गूगल स्क्रीन शेयर करता हूँ तेरे साथ, ठीक है? दिखा मुझे कहाँ पे है। हाँ बता क्या टाइप करना है यहाँ पे, बोल। Does light have any mass? लाइट हैज एनी मास। और ये क्या लिखा है साथ में? सर पर मैंने पढ़ा था कहीं इंटरनेट पे कि लाइट का अरे कोई नहीं यार, मास। चलो। फोटोन होते हैं लाइट के अंदर, जिसकी वजह से जो पार्टिकल है वो मूव करता है, ठीक है? लाइट पार्टिकल मूव करते हैं। बेटा देख, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तूने? पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? सर पहले पढ़ा था एक बार। हाँ, तो उसका मतलब क्या है कि जब लाइट फॉल करेगी, सोलर पैनल देखिए ना, सोलर पैनल, यस सर। अगर उसके ऊपर लाइट फॉल करती है तभी तो वहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट होते हैं, तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ओके सर। ठीक है? सो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज इसे नोट कर लीजिए, फिर हम न्यूटन का सेकंड लॉ जो है वो स्टार्ट करते हैं। प्लीज मेक इट फास्ट। Excuse me, sir. बोरिस, जब आप रिसर्च करते हो ना, तो उसके नीचे कॉन्स्टेंट देखा करो, क्या चीज है, कंडीशन अप्लाई क्या है। यस सर। सो द नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपने डेली रूटीन में काफी बार ये कर चुके हो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम, हाँ कार्तिक है, ठीक है, कुछ हद तक अगर कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है। ये आपके डेली डेली रूटीन में काफी बार आपने देख चुके हो। जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो, चाहे वो आपके पास कोई भी व्हीकल है, जैसे जैसे आपने फोर्स अप्लाई की, आप जो एक्सेलरेटर का पेडल है उसे आप पुश करो या उसके पिस्टन को मूव करो, तो इंजन क्या है, वो फोर्स लगानी स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे उसकी फोर्स इंक्रीज होगी, बाय द सेम मैनर एक्सेलरेशन भी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बन जाता है कि जैसे हम फोर्स इंक्रीज करेंगे, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी। सो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसकी स्टेटमेंट रहेगी, द नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। प्लीज नोट करिए स्टेटमेंट फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। The net force of an object is equal to product of its mass and acceleration. Any doubt in this? Any doubt?
नोट करिए स्लाइड को। इसमें यहाँ पे आपके पास न्यूटन की डेफिनेशन है, डिफाइन 1 न्यूटन अगर एग्जाम में आ जाए तो यहाँ से आपने डेफिनेशन उठानी है सेकंड पॉइंट से। जल्दी से स्लाइड नोट करिए। गौरीश, जो जनरल थ्योरी है ना रिलेटिविटी भी, उसमें एक चीज हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। और उसी जनरल थ्योरी की जिसकी तू बात कर रहा है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर b और c दोनों इक्वल हो जाते हैं या b जो है वो ग्रेटर हो जाता है c से, तब मास हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ठीक है। टाइम ट्रेवल का भी इसीलिए नहीं अभी तक हो सका क्योंकि उन्होंने बोला अगर टाइम ट्रेवल करना है तो हमारी बॉडी को कॉस्मिक रे से ज्यादा की स्पीड पे मूव करना पड़ेगा। और अगर कोई बॉडी कॉस्मिक रे की स्पीड से ज्यादा मूव करती है तो फिर से मास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट मास इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? Oh, yes, sir. ठीक है, जो तूने लिख के भेजा मुझे, सर बट जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट हैज अ मास कैन नॉट गो टू द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, इफ लाइट हैज मास, देख अब वहां पे क्या है, उसने ये लिखा है कैन नॉट गो टू स्पीड, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि बिल्कुल भी नहीं जा सकती। उसने ये अज्यूम कर लिया कि अगर वो चली जाए तो क्या होगा, तो मास हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। Okay, sir. ठीक है, जैसे तुझे मैंने बोला m इज इक्वल टू एम नॉट बाय 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, दोनों इक्वल हो गए तो 1 माइनस 1 0, एनीथिंग अपॉन 0। Okay, sir. सो द नेक्स्ट इज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 किलोग्राम इज अप्लाइड और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, देन फोर्स इज 1 न्यूटन। अभी इसके न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं, अच्छे से नोट करना उनको। स्टेटमेंट नोट करिए। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट a 1400 kilogram car 2 meter per second square speed acceleration, sorry। तो इससे आपको ये सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, प्लीज गो थ्रू होइए एक बार इसे। अभी इसके बाद सारे न्यूमेरिकल्स हैं। Sir, in the question, why have you written per second 2 times? सॉरी, The question, why have you written per second 2 times? क्योंकि एक्सेलरेशन सेकंड स्क्वायर होता है। Okay. ठीक है, तो ये सेकंड पर सेकंड बन के सेकंड स्क्वायर बन जाएगा।
F is force. Sankalp Singh. F stand for the force. तो कई बार ये आपने जनरल में भी देखा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हम एक फेदर को और एक स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो कौन पहले पहुंचेगा। तो ये चीज उसका प्रूफ है कि नोट करिए इसे। न्यूटन सेकंड लॉ प्रूव दैट डिफरेंट मास एक्सेलरेट टू अर्थ एट द सेम रेट। हो गया सबका? Excuse me, sir. हाँ जी। So two masses, so one of them, so when they fall, so the speed applied on both of them will be the same. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मास है 10 kg का, दूसरा मास है 1 kg का। अब दोनों को हमने फ्री फॉल करवाना है। फ्री फॉल का मतलब उनके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो सिर्फ एक होगी, ग्रेविटी। तो हमने कंसीडर किया कि जो 10 kg पे फोर्स लग रही है वो 98 न्यूटन है, और जो स्मॉल मास के ऊपर लग रही है वो 9.8 न्यूटन। तो एक्स अभी हमने प्रूव किया F इज इक्वल टू m में, तो वहां से एक्सेलरेशन आ गया F अपॉन m। तो F की वैल्यू 98 डिवाइडेड बाय 10, 9.8, और एक्सेलरेशन इज 9.8 डिवाइडेड बाय 1, 9.8। Sir, your So, voice is not clear. किसी को भी ऑडिबल नहीं हूं मैं? सर क्लियर है। Sir, you are audible, but your voice is not clear to me. वो आपके साइड से होगा बेटा, फिर मेरे यहाँ से तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर अगर हम इसको फ्री फॉल की जगह पे एक सिंपल वाला एटमॉस्फेयर ऊपर से हम इसको फेंक दें तो फिर ये एटमॉस्फेयर डिपेंड से, कर जाएगा कि कितनी एक्सटर्नल फोर्स हमने अप्लाई की है। ओके, तो दोनों में मतलब एक्सेलरेशन का फर्क आएगा। बिल्कुल फर्क आएगा। अगर तू किसी एक बॉडी को 10 न्यूटन अप्लाई करता है, दूसरे पे 5 न्यूटन अप्लाई करता है, तो एक्सेलरेशन का डिफरेंस नहीं होगा? हाँ? यस सर। तेरे पास एक कार है और एक बाइक है और एक साइकिल है, तीनों में तो अगर आपस में उनमें कोई रेस कंपटीशन हो तो कौन आगे जाएगा? साइकिल। यस हाँ, सर। जो फोर्स ज्यादा लगा रहा है वही जाएगा ना आगे। यस सर। तो किसकी फोर्स ज्यादा होगी तीनों में से? गाड़ी की ज्यादा होगी या बाइक की होगी या साइकिल की होगी? सर गाड़ी की। तो फिर तो इसलिए मैंने वहां पे एक स्पेशल चीज क्या ये वर्ड यूज किया कि जब हम उसको फ्री फॉल करवा रहे हैं, जब हम पार्टिकल को फ्री फॉल करवाएंगे तभी वो मूव करेगा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ विद द ग्रेविटी ओनली। क्लियर? यस सर। हिमांशी आपको समझ लगा भी है? मैंने रिपीट कर, This means that every सॉरी, so that does it mean that every mass which is accelerating, it is at the same rate? हाँ बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे फ्री फॉल है या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। गॉट इट? जैसे अगर आपके पास एक बॉल हो और उसको आप सर्टेन हाइट से नीचे फेंक दो, फ्री फॉल करवाओ,
और एक बॉल को आप थोड़ी फोर्स लगा के फिर फ्री फॉल करवाओ, थोड़ी फोर्स लगा के नीचे फेंको, तो क्या होगा, जिसमें आप फोर्स लगा रहे हो वो जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हो रहा है। क्लियर? तो ये सिर्फ फ्री फॉल के केस में ही होता हाँ, है? सिर्फ फ्री फॉल के केस में, अदरवाइज नहीं, Okay. अदरवाइज। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स है, प्लीज इन्हें नोट करिए और पोर्टल पे इसे सॉल्व करके भेज दीजिए। कार्तिकेय, जो आपने क्वेश्चन बोला ना बेटा, और जो मैंने चीज सॉल्व कराई है, उसमें मैंने आपको एक चीज बोला है, फ्री फॉल। जब मैं फ्री फॉल की बात करूंगा तब वहां पे किसी भी तरह का फ्रिक्शन या किसी भी तरह के अदर फोर्स जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, इसके ऊपर अपोलो ने बड़ी अच्छी थ्योरी दी थी, जो आपने मुझे मेरे साथ आज बोला कि विच फॉल फास्टर, अ फेदर और अ हैमर। तो मैं उसका लिंक सेंड करूंगा, आप प्लीज उसको गो थ्रू होके देखिए, आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उन्होंने, अपोलो ने क्या बोला था कि जो एयर रेजिस्टेंस है वो डिफरेंट शेप्स को डिफरेंटली हैंडल करता है, सो दैट्स व्हाई ये सारी की सारी चीजें, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा उसे। आप प्लीज अपने नंबर से मुझे एक हेलो का मैसेज भेज देना, मैं उस पर पूरी थ्योरी सेंड कर दूंगा अपोलो की। करिए नोट बेटा क्वेश्चंस। Yes. ये उनके सोल्यूशन है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी चेक।
देखो कार्तिक, जब हम किसी गाड़ी में बैठते हैं तो हम सबकी क्या होती है, सेम स्पीड अटेन कर लेते हैं। तो जैसे जैसे स्पीड, जो व्हीकल है उसका मास इंक्रीज होएगा, उसकी स्पीड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होनी शुरू हो जाएगी। आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी फ्लाइट में बोर्ड करते हो तो वहां पे एक वेट लिमिट रहता है कि इतना वेट ही हम लेके जा सकते हैं। वो वेट लिमिट का रीजन क्या होता है कि स्पीड को अफेक्ट ना पड़े, कि अगर वेट ज्यादा हो जाएगा प्लेन के अंदर तो क्या होगा, उसकी स्पीड या जो उसमें टर्बुलेंस है वो ज्यादा हो जाएगी। तो स्पीड जो है, वो जो मास है वो स्पीड को अफेक्ट करेगा ही करेगा। आप इसको जनरल लैंग्वेज में प्लीज कोई माइंड मत करिएगा, इस चीज को देख लीजिए। अगर कोई बहुत पतला बच्चा है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी, और अगर कोई हैवी है उसकी स्पीड कम होगी। बाय द सेम मैनर, अगर आपने बुलेट्स देखी होंगी तो बुलेट्स की रेंज भी उनके साइज के अकॉर्डिंगली, उनके बैरल के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। जैसे आप लोगों के पास नर्फ होगी तो नर्फ की जो बुलेट होती है वो कुशन की बनी होती है। कुशन मतलब एक तरह से मासलेस, तो उसकी जो रेंज हो जाती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू अगर आप किसी दूसरी जो स्टील बुलेट होती है उसके साथ कंपेयर करें। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन मास। तो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ये क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो प्लीज बताइए। Thank you, sir. If I am moving in a rocket and I eject myself, then my speed would not change. देख, सबसे पहली बात गौरीश, जब तू रॉकेट में मूव कर रहा है तो ग्रेविटी से बाहर है, ठीक है। रॉकेट में जो भी होते हैं उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं करती। सेकंड, जितनी स्पीड के साथ तू मूव करेगा विद सेम रॉकेट मूव करेगा, सेम स्पीड होगी तेरी। थर्ड, जब तू खुद को इजेक्ट करेगा, इजेक्ट करने का मतलब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, वो एक्सटर्नल फोर्स तुझे उस रॉकेट से दूर लेके जाएगी। इट मींस कि तेरी स्पीड रॉकेट की स्पीड से कई गुना ज्यादा हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। अगर सेम रहती तो पायलट खुद को इजेक्ट क्यों करते, मरने के लिए। ओके सर। वो इजेक्ट इसलिए करते हैं ना, सो डैट जो प्लेन की स्पीड है प्लस इजेक्शन स्पीड है, दोनों मिलके उनको उसकी रेंज से काफी दूर लेके चले जाए। अगर अगर उनकी स्पीड ही चेंज नहीं होगी तो वो तो उसके ऊपर ही बैठा रहा। सो स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन होता है प्लीज आप डिस्कस करिएगा।